जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट है। ये सेशन आप लोग के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि जहां बालू के टीलों की प्रधानता हो। ऑप्शन नंबर बी है तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। सी है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, उस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। चंबल, केन, घाघरा और बेतवा। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी है जो कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, घाघरा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चंबल, केन और बेतवा ये तीनों के तीनों यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न के किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यंग्याप दर्रा, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके साथ असम में, और असम में ही सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली। वो किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद गंगा नदी के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न आपके सामने, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, अरब सागर में। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हिंद महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि भारत में गरीबी को निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। 2002 में, 2004 में, 2007 में, 2009 में। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 2004 में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने। एक तरफ क्षेत्र दिया गया है और दूसरे तरफ उत्पादन दिया गया है। यानी जो 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, और तृतीय क्षेत्र में इसका मिलान करना है। तो जल्दी से मिलान कीजिए। 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा, तो यहाँ पर जो मधुमक्खी पालन करना है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कि कृषि करना, मधुमक्खी पालन करना और मुर्गी पालन करना, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो जूते हुए कारखाने, जूते का जो कारखाना है उसको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। तृतीय क्षेत्र में सलाहकारी संस्था आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए, कॉपर उत्पादन के लिए, सी है सीसा उत्पादन के लिए, और डी है कोयला क्षेत्र के लिए। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कोयला क्षेत्र के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। आइसलैंड, फिनलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फिनलैंड, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान में न्याय के पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अमेरिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। और मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 117, 121 और 368। मतलब यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 117, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 368 में क्या है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, याद रखिएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? भाग 11 में, 13 में, 14 में और 20 में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 14 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ यहाँ पर दिया गया है और दूसरी तरफ उसका अर्थ बताया गया है कि इसका मिलान करना है। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, परमादेश का अर्थ क्या होता है, प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है और अधिकार परीक्षा के अर्थ क्या होता है। तो इसको मिलान करते हैं हम। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि सशरीर प्रस्तुत होना, इसका अर्थ होता है यानी ए के जाएगा 4 के साथ। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ होता है अधीनस्थ न्यायालय के लेख, और यहाँ पर अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से। इस प्रकार इसका मिलान हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और वित्त मंत्री। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? कार्यपालिका शक्ति, तो ये प्रधानमंत्री के पास होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग, वित्त सेवा विभाग, राजस्व विभाग और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आर्थिक कार्य विभाग, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न की उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5, 7, 10 और 12। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी 5, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है। औरंगजेब के बारे में आपको कथन 4 दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा असत्य है। औरंगजेब सभी धर्म को मानता था। बी है इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया दिया था। और सी है कि इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था। इनमें से कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कि इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था, जो कि गलत है। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवाया था? तो वो जहांगीर के द्वारा दिलवाया गया था। याद रखिएगा, जहांगीर के द्वारा यहाँ पर अर्जुन देव को फांसी दिलवाया गया था।
और गुरु तेग बहादुर को फांसी कौन दिलवाया था? तो औरंगजेब दिलवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी यहाँ पर औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था, ये भी सही है। और इसने जजिया को पुनः लागू किया था, जो कि जजिया पहले से ही स्टार्ट था, जो कि अकबर के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर पुनः लागू कर दिया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कृष्णदेव राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो ये तुलुवा वंश के थे। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 5, 6, 7। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? तो टोटल 5 भागों में बांटा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी और कालीबंगन। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न की ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? झेलम का, सतलज का, व्यास का और गंडक का। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गंडक नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, वैशाली में, कौशाम्बी में और सारनाथ में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध के द्वारा ज्ञान के प्राप्ति है, जो कि बोध गया में हुआ था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न के किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता और दिल्ली। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लाहौर, बिल्कुल ही सही जवाब है। और इसी लाठीचार्ज में बहुत अधिक उनके सीने पर चोट लग गया था, जिसके कुछ दिन के बाद नवंबर में 1928 में उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एलन कैंपबेल जॉनसन, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने और दादा भाई नौरोजी ने। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सलीमुल्लाह खां, बिल्कुल ही सही जवाब है। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन से। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है
कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? जिबरेलिन्स, ऑक्सिन, एपिनेफ्रिन और साइटोकाइनिन। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, एपिनेफ्रिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ है बीमारी और दूसरी तरफ है किससे वो होता है, कैसा जनित रोग है वो। हैजा, डेंगू और फिलपाँव है और मलेरिया है। चलिए इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पर जो हैजा है, हैजा कैसा जनित रोग है? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है हैजा। तो इसका हो जाएगा 4, 1 4। डेंगू है जो कि वायरस के द्वारा होता है। फिलपाँव होता है जो कि कृमि के द्वारा होता है। और मलेरिया है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिजोफ्रेनिया। तो इसमें के ये तीनों का तीनों है जो कि एक आनुवांशिक रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी उपयुक्त सभी एस्केटिस से और फिलेरिएसिस से और पिनवर्ग, ये तीनों का तीनों निम्नेटोडा संघ के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक के एंजाइम पाए जाते हैं? 2, 3, 4 और 5। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? माल्टोज को, ग्लूकोज को, सुक्रोज को और लैक्टोज को। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो ग्लूकोज को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से और कोलोम से। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अधिकांश कीट श्वसन किससे करते हैं? तो यहाँ पर 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वातक तंत्र यानी ट्रैकिया, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी परावर्तन और व्यतिकरण, ये दोनों परिघटना के कारण जो चमकदार रंग बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि तंतु प्रकाशिकी संचार के संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? सूक्ष्म तरंग में, विद्युत तरंग में, रेडियो तरंग में और प्रकाश तरंग में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी प्रकाश तरंग में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर प्रकाशिकी संचार की बात की जा रही है, इसलिए प्रकाश तरंग में वह प्रवाहित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ए और बी। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएगा तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसका मान बढ़ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पर आवर्तकाल न्यूनतम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम होता है, आधा होता है, बराबर होता है? बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो साबुन के जो बुलबुले होते हैं उसके अंदर का जो वायुमंडलीय दाब होता है
वह बाहरी जो दाब होता है उससे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि जब एक वस्तु एक समान विद्युतीय वेग से त्वरित होता है तो निम्न में से कौन से परिवर्तित होता है? द्रव्यमान, संवेग, गति और दिशा। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक वस्तु है जो कि वृत्तीय पथ पर वह गति कर रहा है, वेग से त्वरित होता है, तो उसका किस में परिवर्तित होता रहता है? तो दिशा में, क्योंकि यहाँ पर कोई और दिशा रहता है, इधर दिशा लगता है, फिर इधर पाएगा तो इधर दिशा लगेगा, फिर यहाँ पर है तो इधर, तो उसका दिशा चेंज होते रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस को परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, जिनॉन। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के जो परमाणु की अंतिम कक्षा होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है हीलियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका परमाणु संख्या 2 होता है और इसके बाहरी कक्षा में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न आपके सामने, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से किसे कौन सी गैस निर्माण करता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। जल्दी से बताइए यहाँ पे 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अम्ल है जो कि धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को, पोटेशियम को, कोबाल्ट को, ए और बी दोनों को। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी सोडियम को भी आसानी से काटा जा सकता है चाकू से, बहुत ही मुलायम होता है। पोटेशियम को भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 43वां प्रश्न है कि निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम और सभी। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन का आपका समस्थानिक बताना है। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसके परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसको समस्थानिक कहते हैं। समभारी किसे कहते हैं? जिसका परमाणु द्रव्यमान है जो कि समान होता है और परमाणु संख्या अलग अलग होता है, उसको समभारी कहते हैं। तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्राइटियम है। और यहाँ पर अगर प्रोटियम को कैसा लिखा जाता है? तो प्रोटियम के यहाँ पर परमाणु संख्या 1 हो गया और द्रव्यमान भी 1 हो गया। उसको बाद से ड्यूट्रियम को कैसा लिखा जाता है? तो परमाणु संख्या 1 हो गया और यहाँ पर द्रव्यमान है जो कि 2 हो गया। और ट्राइटियम को परमाणु संख्या यहाँ पर 1 हो जाएगा और द्रव्यमान यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर परमाणु संख्या सबका एक ही है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान अलग अलग हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44वां प्रश्न के एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, C2H2 यह एसिटिलीन के रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एसिटिलीन जो आता है ये एल्काइन के अंतर्गत आता है, जिसका फार्मूला होता है CnH2n-2। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं CH4 दिया गया है और ये मेथेन का फार्मूला है। मेथेन में एल्केन है जो कि इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, एल्कीन होता है जिसमें डबल बॉन्ड रहता है और एल्काइन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर अगर इसका संरचना देखें, संरचना सूत्र देखें, तो यहाँ पर 1 कार्बन है और इसका 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पर इसका देखें, ये एल्कीन के अंतर्गत आएगा, यानी ये एथीन है ये। इसका संरचना सूत्र देखें, यहाँ कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, यानी पर देख सकते हैं यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 4 हाइड्रोजन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ट्रिपल बंद लगा देंगे। 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बंद हो जाएगा और 1 हाइड्रोजन इस पर हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन इस पर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? महात्मा गांधी का, जमनालाल बजाज का, जगजीवन राम का और मार्टिन लूथर किंग का। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मदर इंडिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 14 सितंबर और 14 नवंबर। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस के बात की जा रही है। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और एक भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मामल शैली, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि निपख आंदोलन के प्रणेता थे? चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल और नामदेव। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, दादू दयाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न की खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जॉन डेवी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।